1, 2, 3, come on! हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्याय है 9 जंतुओं में जनन। आइए आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जंतुओं में जनन किन किन विधियों द्वारा होता है। तो करते हैं स्टार्ट। प्रत्येक जीव की ये उत्तरजीविता है कि अपने समान नई संतति उत्पन्न करे। जीवों और पादपों में अपनी पीढ़ी की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन बहुत ही आवश्यक है। अतः जीव और जंतु जनन द्वारा अपने समान नई संतति उत्पन्न करते हैं, इसे हम जनन कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं जनन की कौन कौन सी विधियां होती हैं। जनन की 2 विधि हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन विधि, नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन होता है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। अर्थात इसमें नर जननांग और मादा जननांग संयुक्त होते हैं। जीवों में नर जननांग और मादा जननांग होंगे तब ही लैंगिक जनन विधि संभव है। लैंगिक जनन के लिए 2 जीवों का होना जरूरी है, नर और मादा का। आइए लैंगिक जनन में हम पढ़ते हैं नर जननांग। नर जननांग का आप चित्र देख सकते हैं। नर जननांग 3 मुख्य रूप से होता है। वषण जो कि 1 जोड़ी होता है, शुक्राणु नलिका 1 जोड़ी होती है और एक शीशन होता है, लिंग कहते हैं जिसको। और वषण द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण किया जाता है और शुक्राणु एक युग्मक है जो 1 कोशिकीय होता है। आप देख सकते हैं शुक्राणु का चित्र, इसकी पूंछ होती है जिसको गतिशील प्रदान करती हैं। लैंगिक जनन में दूसरा जननांग आता है मादा जननांग। इसमें भी 3 भाग होते हैं। अंडाशय 1 जोड़ी होता है, अंडवाहिनी 1 जोड़ी होती है और गर्भाशय होता है 1। अंडाशय में अंडाणु उत्पन्न होते हैं जिसे हम मादा युग्मक कहते हैं। अंडाणु 1 कोशिकीय होता है और ये अंडाणु अंडवाहिनी में आकर स्थिर हो जाते हैं। यहाँ पर शुक्राणुओं के साथ ये क्रिया करेंगे। आइए अब हम जानते हैं निषेचन क्या है। अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु अंडवाहिनी में पहुँचता है। अंडे का आप चित्र देख सकते हैं, केंद्रक होता है बीच में, बाकी द्रव्य भरा होता है। और अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार की साइज के अंडे होते हैं। आपने पढ़ा है कि मनुष्य का जो अंडा होता है छोटा होता है, सूक्ष्म होता है, सबसे बड़ा अंडा शुतुरमुर्ग का होता है। लैंगिक जनन में निषेचन, शुक्राणु अपनी पूंछ द्वारा गति करता हुआ अंडवाहिनी तक पहुंचता है तथा अंडाणु से संलयन करके निषेचन प्रक्रिया पूर्ण करता है। निषेचन द्वारा युग्मक का निर्माण होता है जो गर्भाशय में आकर के रोपित हो जाता है। यह निषेचन मादा के शरीर में होता है, इसीलिए हम इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं? वह निषेचन जंतु के शरीर में होता है, इसलिए हम इसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी सभी इनके शरीर में होता है निषेचन की प्रक्रिया। और एक होता है बाह्य निषेचन। कुछ जंतुओं में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर होती है। कहाँ पर? जल में, वायु में आदि स्थानों पर। ऐसे निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे कि मेंढक है, मछली है, फोटो में देख सकते हैं आप। आइए अब हम जानते हैं प्रकनली शिशु क्या होता है। कुछ स्त्रियों की अंडवाहिनी अवरुद्ध होती हैं। ऐसी स्त्रियां शिशु उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। अतः निषेचन की प्रक्रिया शुक्राणु और अंडाणु को जो संलयन होता है, जो निषेचन होता है, वो एक ट्यूब में किया जाता है। उस ट्यूब का नाम है इन विट्रो निषेचन यानी IVF। उसमें कृत्रिम रूप से निषेचन करवाया जाता है। फिर जब ये दोनों संयुक्त हो जाते, युग्मनज बन जाते, तब इनका प्रकनली से निकाल करके युग्मनज को गर्भाशय में रोपित कर लिया जाता है। वहाँ पर गर्भ का निर्माण होता है और वहाँ से शिशु पैदा होता है, इसीलिए हम इसको प्रकनली शिशु कहते हैं। भ्रूण का परिवर्धन, जो गर्भाशय में भ्रूण रोपित हुआ है वह युग्मनज से बना था। अब यह गर्भाशय की दीवार पर रोपित हो गया तो ये धीरे धीरे अपने शरीर में विकसित होगा। इसमें शारीरिक अंगों का विकास होगा तो यह एक गर्भ बन जाएगा। अब ये गर्भ किसका है आप पहचान सकते हैं, क्योंकि अभी उसके शारीरिक अंगों का विकास हो चुका है। तो ये शारीरिक विकास होने के बाद ये गर्भ मादा के गर्भाशय में आकर स्थिर हो जाता है। यहाँ से वो माता के
प्लेसेंटा द्वारा जुड़ करके अपना पोषण करता है और धीरे धीरे विकसित होकर के फिर नवजात माता से नवजात शिशु के रूप में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से बच्चे का जन्म होता है। गर्भाशय में बच्चा माँ से प्लेसेंटा यानी अपरा द्वारा जुड़ा होता है और बच्चा माँ के पेट में उल्टा रहता है, सिर के बल रहता है और फिर जब वो पूरा परिपक्व हो जाता है तो वह जन्म ले लेता है। इस प्रकार से नवजात बच्चे का जन्म हो जाता है। आइए अब हम जानते हैं जरायुज जंतु किसे कहते हैं। जो जंतु सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज जंतु कहलाते हैं और जो जंतु अंडे देते हैं फिर अंडे में से शिशु निकलता है उसे हम अंडप्रजक जंतु कहते हैं। जैसे जरायुज में मनुष्य है, बंदर है, गाय है, भैंस, बकरी। अंडप्रजक में जैसे चिड़िया, कबूतर, मुर्गी ये सब अंडे देते हैं, इसलिए इनको अंडप्रजक कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं शिशु से वयस्क। तो देखिए चित्र में मेंढक का जीवन चक्र दिया हुआ है। मेंढक ने जैसे ही अंडे दिए वो अंडे विकसित होंगे और उनमें से टेडपोल लार्वा निकलेगा और टेडपोल लार्वा फिर धीरे धीरे विकसित होकर के वयस्क बन जाएंगे। तो इन टेडपोल लार्वा से वयस्क में बदलना कायांतरण कहलाता है। कायांतरण का मतलब समझ गए, यानी सबसे पहले टेडपोल लार्वा है वो कायांतरित होगा यानी बदलेगा वयस्क में, वयस्क मेंढक बन जाएगा, तो कायांतरण कहलाता है। जनन की दूसरी विधि है अलैंगिक जनन। एक ही जनक द्वारा, चाहे तो नर हो चाहे मादा हो, एक ही जनक से नया जीव उत्पन्न होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन भी दो विधियों द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा और द्विखंडन विधि द्वारा। आइए हम पढ़ते हैं मुकुलन विधि। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि हाइड्रा होता है, हाइड्रे के शाखाएं होती है और एक नीचे छोटा सा उभार होता है। इस उभार को हम मुकुल कहते हैं और ये मुकुल, ये उभार धीरे धीरे विकसित होकर के एक नए हाइड्रे का निर्माण कर लेता है। इस तरह से एक हाइड्रे से एक उभार द्वारा मुकुल से नया हाइड्रा बनता है, इसी को हम मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन द्वारा हाइड्रा का नई संतति उत्पन्न होती है। आइए अब दूसरी विधि जानते हैं, द्विखंडन विधि। अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा अपने शरीर को दो खंडों में विभाजित करता है और दोनों खंड अलग अलग विकसित होकर के नए अमीबा में परिवर्तित हो जाते, संतति उत्पन्न कर लेते हैं, यानी कि एक अमीबा से विभाजन द्वारा दो अमीबा बन जाते हैं। इस प्रकार का जो जनन होता है इसी को हम द्विखंडन जनन कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम जानते हैं डॉली भेड़ की कहानी। एक विधि होती है क्लोनिंग, यानी किसी जीव की कोई कोशिका लेकर के उसमें हम दूसरे जीव के अंडक के साथ में क्रिया करवा के क्लोनिंग करते हैं, यानी एक जीव के समान दूसरा जीव बनाते हैं, इसी को क्लोनिंग कहेंगे। और इसी विधि द्वारा पहला जो स्तनधारी बनाया गया था, उत्पन्न किया गया था, वो डॉली भेड़ थी। तो डॉली भेड़ भी एक क्लोनिंग विधि द्वारा उत्पन्न होने वाली पहला स्तनधारी है। इसको जो काम किया वो सर्वप्रथम वैज्ञानिक था इलियन विलियंट, इन्होंने इसको उत्पन्न किया था। आज के अध्याय का सारांश, जंतु दो विधियों द्वारा जनन करते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन विधि द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन द्वारा जनन होता है, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। अंडाशय, अंडवाहिनी एवं गर्भाशय मादा के जनन अंग है और नर के जननांग है वषण, शुक्राणु नली और शीशन। अंडाशय मादा युग्मक उत्पन्न करता है जिसे हम अंडाणु कहते हैं और वषण नर युग्मक उत्पन्न करता है जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। अंडाणु व शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है और मादा के शरीर के अंदर होने वाले निषेचन को हम आंतरिक निषेचन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में होता है, मुर्गी में होता है, गाय कुत्ते में होता है। यह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे कि मेंढक, मछली, स्टारफिश आदि में होता है। युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं तथा भ्रूण बनता है अंतिम, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार में स्थापित होता है जहां उसकी वृद्धि और परिवर्तन होता है, बड़ा होता है भ्रूण गर्भाशय में।
भ्रूण की यह अवस्था जिनसे उसके सभी शारीरिक भाग विकसित होकर के पहचान योग्य बन जाते हैं, उसे हम फिर गर्भ कहते हैं। मनुष्य, गाय व कुत्ते जैसे जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं, और मुर्गी, मेंढक, छिपकली, तितली जैसे जंतु जो अंडे देते हैं इन्हें हम अंडज प्रजक जंतु कहते हैं, यानी अंड प्रजक जंतु। लार्वा का कुछ अग्र प्रवर्तन होता है और वयस्क जंतु में बदल जाता है, इसी को हम कायांतरण कहते हैं। जैसा कि पढ़ा था, टैडपोल लार्वा वयस्क मेंढल में बदलता है, इसे हम कायांतरण कहते हैं। जनन का यह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं, यह भी अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि है। अमीबा स्वयं दो भागों में विभाजित हो जाता है और संतति उत्पन्न करता है, इसे हम अलैंगिक जनन की द्विखंडन विधि कहते हैं। आज का अध्याय यही समाप्त होता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।